तो चलो फिर तो पता भी है कौन पढ़ेगा, है ना। तो वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू टू बुक रीडिंग कम्युनिटी। और हमारी प्रथा के अनुसार, है ना, हम शुरू करते हैं अजय कुमार जी के साथ में। तो अजय कुमार जी आप पढ़ें। और Thank you. The personal greatness, February 6. When you run inspiring, imaginative pictures through the movie screen of your mind, wonderful things start to happen in your life. Einstein said that imagination is more important than knowledge. Spend some time every day, even if it is just a few minutes, in the practice of creating and vising. All extraordinary acts begin with a dream. इसमें भी अथर बोल रहे हैं कि मतलब इमेजिनेशन लगा लो, आप मेडिटेशन लगा लो। जब आप अपनी आंख बंद करके बैठते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे बीएसएस सर 555 पे कराते हैं कि हाँ इमेजिन करो जो आपको चाहिए, एक पिक्चर क्रिएट करो अपने माइंड में जो आपको चाहिए, तो वो डेफिनेटली आप उसको मतलब अचीव कर पाएंगे। कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे स्पेंड करिए, डे का एक कुछ भी टाइम, इवनिंग में या जो भी आपको लगता है कि हाँ क्या आप क्रिएटिव कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए, तो वो ऑल द एक्शन एक्ट बिगिन विद इन अ ड्रीम। मतलब जो आपका ड्रीम है वो सच होने लगता है। मतलब जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप पा नहीं सकते उसको। तो एक ड्रीम करना, एक विजुअलाइजेशन करना, एक कल नेहा जी ने भी एक लिया था वेबिनार, उसमें बताया था कि हाँ कि हम लोग ना अब पिक्चर्स देख लेते हैं लैपटॉप पे, आजकल हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो हम सब कुछ एक बना बनाया पिक्चर देख लेते हैं, बट जो माइंड में हम पिक्चर क्रिएट करते हैं ना, उसका एक इम्पोर्टेंस अलग ही होता है। मतलब क्रिएटिविटी आती है माइंड में अगर हम इमेजिनेशन करते हैं। तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के बारे में बताया है कि हाँ जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसको इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइज करिए। तो ये नॉलेज से भी कहीं 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 बेटर है। तो ये सर लर्निंग है मेरी आज की इस लाइन। थैंक यू। थैंक यू अजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त ताली। और इमेजिनेशन पे एक बहुत अच्छे इंसान की बहुत अच्छी कहानी बताना चाहूंगा। नाम तो सुना ही होगा शायद आपने, है ना, डिज्नी। डिज्नी नाम सुना है ना, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी। वॉल्टर डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी है ना, जब उनका डिज्नी वर्ल्ड बना था तब वो नहीं थे इस दुनिया में। तो किसी एक शख्स ने उनकी टीम से बोला कि अगर आज वो होते तो आज बड़े खुश होते अपने इस डिज्नी को वर्ल्ड को देख के। तो दूसरा एक समझदार बंदा था, उसने बोला कि एक्चुअली वो पहले देख चुके थे इसको, है ना, उन्होंने अपने इमेजिनेशन में उसको पहले ही देख लिया था और इसलिए आज ये बना हुआ है। ठीक है। सो इमेजिनेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आज अगर हम दुनिया की बहुत बेहतरीन कृति। हेलो हेलो तनुज। हेलो तनुज। क्या करूं? हेलो बेटा। हाय। आर यू? आप कैसे हो आप? वहां से निकल के इधर आओ, इधर आओ। वी आर फाइन। जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक सरप्राइज है, जल्दी आओ। सिर्फ मम्मा और दिख रही है ना, हम लोग। पहले तुम आओ, सरप्राइज बता दोगे तो सबको पता चल जाएगा, तुम आओ। मम्मा डिज्नीलैंड लेके जा रहे हैं बेटा तुमको। अरे अरे वो भारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हमारी बुक का चैप्टर 10 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और इसको पढ़ने के लिए श्वेता कपूर जी कानपुर से हैं आज, तो उनसे सुन लेते हैं। ओके। मैंने किस तरह से जाना कि लोगों के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। एक बार की बात है, न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में एक भारी भरकम और शक्तिशाली आदमी ने यह प्रस्ताव रखा कि कोई भी आदमी उसके पेट में कितनी भी कस के मार दे, परंतु उसे कुछ भी नहीं होगा। कई लोगों ने यह कोशिश की और कहा जाता है कि जैक डेम्पसी ने भी ऐसा ही किया, परंतु जब मजबूत आदमी को किसी भी प्रहार से कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रोताओं में एक कदावर और शक्तिशाली स्वीडिश आदमी बैठा था जो अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं समझता था। किसी ने कहा कि उसका प्रहार इस आदमी को धराशायी कर सकता है।
मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने जाकर आखिरकार इशारों में उस स्वीडिश आदमी को यह समझा दिया कि वे चाहते हैं कि वह जाए और उस भारी भरकम और शक्तिशाली आदमी को मारे। स्वीडिश आदमी उठा, उसने अपना कोट उतारा और अपनी बाहें चढ़ाई। इधर उस भारी भरकम आदमी ने भी गहरी सांस ली और अपने सीने को फुलाकर अपने आप को प्रहार के लिए तैयार कर लिया। स्वीडिश आदमी फर्श पर घुमा, परंतु पेट पर मारने के बजाय उसने सीधा भारी भरकम आदमी के जबड़े पर मुक्का मार दिया और उसे फर्श पर चारों खाने चित कर दिए। स्वीडिश आदमी यह नहीं समझ पाया कि उससे क्या करने को कहा जा रहा था, परंतु अनजाने में ही वह कदावर स्वीडिश आदमी को सेलिंग के एक बड़े महत्वपूर्ण नियम का प्रदर्शन कर रहा था। उसने सबसे कमजोर बिंदु को चुना और फिर अपनी सारी शक्ति और एकाग्रता उसी बिंदु पर लगा दी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। प्रोस्पेक्ट को हमेशा यही पता नहीं होता कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। हम न्यूयॉर्क के सिल्क मैन्युफैक्चरर मिस्टर बूथ के उदाहरण को ही ले। उनका विचार था कि मुख्य मुद्दा था सबसे कम लागत पर बीमा हासिल करना। वे इसी बिंदु के हिसाब से मामले में की तह तक जा रहे थे। बीमा करने वाले एजेंट और उनके चारों तरफ रात दिन मंडरा रहे थे। यह तो उसी तरह था जैसे हर कोई उस भारी भरकम आदमी के पेट पे प्रहार कर रहा हो। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरती से पढ़ा है श्वेता जी ने। ठीक है, ते जब ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ वो तो खा लेगा ना। तो थैंक यू श्वेता जी, वंडरफुल रीडिंग। और बहुत अच्छी चीज ये हमने सीखी यहाँ पे, जो थी सेलिंग का सबसे बहुत एक इम्पोर्टेंट नियम है कि सबसे कमजोर बिंदु को पकड़ना है ना। तो किस तरीके से एक आदमी ने उसके कमजोर पॉइंट को पकड़ लिया और है ना उसको गिरा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं प्रीति जी को। प्रीति जी आप रीड कीजिएगा। मैंने यह पाया कि उसने सवाल पूछकर मैंने उसका ध्यान उस बिंदु की तरफ से हटा दिया जिसे वे वास्तविक मुद्दा समझ रहे थे और उनका ध्यान उस तरफ खींचा जो सचमुच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। मुझे याद है कि लिंकन की कही एक बात से मुझे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा खोजने का महत्व समझ में आया। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया और सोचने लगा। लिंकन ने कहा था, ट्रायर लायर के रूप में मेरी ज्यादातर सफलताओं के पीछे यही कारण था कि मैं अपने विरोधी वकील को हमेशा 6 बिंदुओं पर जीतने देता था ताकि मुझे 7वें बिंदु पर जीत मिल सके। अगर 7वां बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हो, रॉक आइलैंड रेल रोड ट्रायल जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि लिंकन ने इस नियम को कैसे अमल में लाया। ट्रायल में अंतिम दिन विरोधी वकील ने केस की समरी देने में 2 घंटे का समय लिया। लिंकन और उसके विरोधी के उठाए हुए सारे बिंदुओं पर बहस करने में समय लगा सकते थे, परंतु जूरी को दुविधा में डालने का जोखिम लिए बिना लिंकन ने सारे बिंदुओं को जाने दिया और एक ही मुद्दे पर बात की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा में उन्हें 1 मिनट से भी कम समय लगा, परंतु इससे वे केस जीत गए। थैंक यू प्रीति जी फॉर बहुत ही वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया चीज आपने बताया कि एक तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो महत्वपूर्ण मुद्दे पे कैसे बात की
और दूसरी टाइम पे कैसे बात की, है ना। कई लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एक बंदा 2 घंटे बात कर रहा था और एक बंदे ने 1 मिनट में ही काम खत्म कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको सीखनी चाहिए कि कम समय में ज्यादा बात कैसे कर सकते हैं, है ना। ये भी सेलिंग में और या लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें ये काम नहीं करती है, क्योंकि जब मैं मेरा एक किस्सा बताता हूँ। मेरे को सोशल साइंस में 9th क्लास में हिस्ट्री का जो पेपर होता था 21 में से आधा नंबर मिला था। आधा मतलब 10.5 नहीं, आधा मतलब 0.5। ओके। और हमारी जो टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और बहुत मारती भी थी। तो मैं उनके पास गया और बड़ी हिम्मत करके मैंने बोला कि मैंने 0.5 जो दिया आधा ना ये भी ले लो। तो बोली क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं ज्योग्राफी और सिविक्स से काम चला लूंगा। तो मेरे को बोली लेकिन ऐसा क्यों है कि तुमने लिखा नहीं? मैंने कहा मैंने उतना ही लिखा है जितना लिखना चाहिए था। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 20 से 50 वर्ड में लिखना है। आप देखो 20 से कम नहीं होगा, 50 से ज्यादा नहीं होगा। 3 नंबर का 50 से 100 का लिमिट है, उसमें फिट होगा। और 5 नंबर का जो होगा 200 से 500। तो बोले नहीं, 2 नंबर के लिए आपको 2 पेज लिखना चाहिए, 3 के लिए 3 पेज और 5 के लिए 5 पेज। मैंने कहा ये मेरे से होगा नहीं, जितने दिए ना वो भी उठा के लेके चले जाओ। तो कई बार होता है ना कि हम चीजों को बता सकते हैं शॉर्ट में। तो मैंने उनको एक चैलेंज दिया था तभी, है ना। उस चैलेंज के बारे में मैंने शायद पहले भी कभी बात की, लेकिन फिर आज बात करूंगा। मैंने उनको बोला कि आपके क्लास में देखो, हमारी क्लास में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे नंबर लेके आते होंगे, है ना। लेकिन इन सबको एक ही चीज पूछो, ये जो अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, है ना, और कौन, हाँ, तो इनका कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है ना। और ये शायद इनमें से किसी को नहीं पता होगा, सच में किसी को नहीं पता था। अगर आप में से किसी को पता हो तो अच्छी बात है, आप ट्राई कर सकते हैं। एनीवन? बाबर आया था सर सबसे पहले, हाँ जी। हुमायूं था, फिर अकबर था। और अकबर के बाद नहीं आइडिया सर। कोई बात नहीं, है ना। तो कभी और ट्राई शुक्र है कर कोई लेना। तो सब्जेक्ट छोड़ा आपने। हाँ? शुक्र है किसी सब्जेक्ट की तो कम नॉलेज है। कम नहीं है, वो कम से कम 3 तक तो पहुंच गए ना। आगे याद नहीं आ रहा भैया। चलिए, बहुत अच्छा अजय जी, वेल ट्राइड, है ना। लास्ट का पता है सर मेरे को, बहादुर शाह जफर था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें नॉलेज में नहीं, ज्यादा और focus- रेलेवेंस की भी तो बात है, रेलेवेंस की भी तो बात है। यू नो व्हेन दे कीप टेलिंग अस टू रिपीट द हिस्ट्री, कोई रेलेवेंस भी तो हो। रेलेवेंस नहीं बता पाते थे वो लोग कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका आज की डेट में रेलेवेंस क्या है। उसको, हिस्ट्री को उन्होंने एक डेड सब्जेक्ट के जैसे पढ़ाया, व्हिच गॉट नो इंटरेस्ट। हमने एक बुक भी पढ़ी थी आई थिंक कुमार सर, कि उसमें बोला गया था कि एक बंदे को सब कुछ आता था, सब नॉलेज थी, तो क्या था, तो उसको बोला कितनी सैलरी दोगे आप? तो उसने बोला था, बहुत ही कम बोला था, कि इतनी नॉलेज है तो एक बुक खरीद के ही पढ़ लूंगा ना मैं, अगर नॉलेज ही चाहिए मेरे को तो। बिल्कुल। तो मतलब इतिहास जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास जरूरी नहीं, क्योंकि हम सब ने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैंने सबसे अच्छी चीज उसको की है कि वो मेरे को नींद के लिए बहुत अच्छा काम आया है ना। जब जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैंने उस बुक को बहुत पढ़ा है। चलिए, थैंक यू, है ना। आगे बढ़ते हैं और अजमत आप रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। मैंने हजारों सेल्समैनों से बात की है और मैंने यह पाया है कि उनमें से कई तो मुख्य मुद्दे की तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे हाँ, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? आइए इसे थोड़ा आसान करके देखें। क्या यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? मूलभूत आवश्यकता क्या है, या रुचि का मुख्य बिंदु क्या है, सबसे कमजोर बिंदु क्या है? तो इसके बारे में जानते हैं। अंदर आप किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को पकड़ सकते हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जब प्रोस्पेक्ट आपको सामान ना खरीदने के 4 या 5
आता है और आप हर कारण पर उससे बहस करते हैं तो आप उसे सामान नहीं बेच पाएंगे। अगर आप उसे सिर्फ बोलते रहने दें तो वह आपकी मदद करेगा ताकि आप उसे सामान बेच सकें। क्यों? क्योंकि वह इन 4 या 5 चीजों में से एक चीज को चुन लेगा, वह चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर इसी पर बोलता रहेगा। कई बार तो आपको एक शब्द कहने की भी जरूरत नहीं होती। जब वह अपनी बात पूरी कर लेता है तो आप उसी एक बिंदु पर आ जाएं। आमतौर पर वही सच्चा बिंदु या मुद्दा होता है। तो थैंक यू अजमत, बहुत अच्छा रीडिंग, वंडरफुल वंडरफुल। तो अजमत आप बताना चाहेंगे क्या चीज सीखा इसमें से आपने? जी, यहाँ पे मैं ये सीखा हूँ कि हमें ना एक कोई भी पॉइंट को वो ध्यान देने की जरूरत है जो प्रोस्पेक्ट्स बोल रहे हैं, और अगर वो किसी भी चीज को लेकर कुछ बोलते हैं तो हमें उस पर बहस नहीं करना चाहिए कि नहीं आपका ये पॉइंट गलत है, इसका ये सही है। जैसे कई बार हो जाता है कि हम लोग मतलब आपस में खुद को सही साबित करने के लिए सामने वाले को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे फिर वो सेल नहीं हो पाता है। तो जो वो बोल रहा है तो उसे बोलने देना है, उसे हमें सुनना है अच्छे से, और फिर जो है कोई एक ऐसा पॉइंट होगा तो फिर उसको हम लोग जो है उस पॉइंट के बारे में फिर बात कर सकते हैं। जी। अच्छा, बहुत ही अच्छा अजमत, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो जब हम सुनते हैं तो हम उस पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि उसकी रुचि कहाँ पे, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है ना। और इसको अगर हम देखें ना, तो जो लोग भी कभी गए हों साड़ी लेने के लिए अपने लिए या अपने साथ किसी गए हो ना किसी के साथ, तो आप देखोगे वो साड़ी का सेल्समैन है ना, बहुत सारी साड़ियां दिखा रहा होता है या ड्रेस दिखा रहा होता है, और वो उसमें से आइडेंटिफाई कर लेता है जब बहुत सारा दिखाने के बाद में कि उनको क्या पसंद आ रहा है, और फिर वैसा ही चीजें उनको दिखा के क्लोजर भी लेके आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सुनते हैं नेहा कश्यप जी से। नेहा जी रीड कीजिएगा। जी भैया। कई साल पहले मैंने पिट्सबर्ग में एक नेशनल सेल्स कन्वेंशन में हिस्सा लिया। सेवरलेट मोटर कंपनी के पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव विलियम जी पावर ने यह कहानी बताई। मैं डेट्रॉइट में एक घर खरीदने वाला था। मैंने एक रियल एस्टेट के आदमी को बुलाया। अब तक मैं जितने भी सेल्समैनों से मिला हूँ, वह उन सब में अधिक स्मार्ट था। जब मैं बोला तो वह सुनता रहा। कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि जिंदगी भर से मेरी यह ख्वाहिश रही थी कि मैं अपने घर में कई पेड़ चाहता था। वह मुझे डेट्रॉइट के 12 मील दूर ले गया और वहां पर मुझे एक घर दिखाया जिसके पिछवाड़े में एक सुंदर पेड़ लगे हुए थे। उसने कहा, इन सुंदर लहलहाते पेड़ों को देखिए, पूरे 18 पेड़ हैं। मैंने उन पेड़ों को देखा और वे मुझे बहुत पसंद आए। मैंने उससे घर की कीमत पूछी। उसने जवाब दिया, अमुक डॉलर्स। मैंने कहा, आप अपनी पेंसिल निकालिए और उसकी धार को तेज कर लीजिए, परंतु वह उस कीमत में से एक भी डॉलर कम करने को तैयार नहीं हुआ। आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं इसमें कम पैसों में इसी तरह का घर खरीद सकता हूँ। उसने जवाब दिया, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इन पेड़ों की तरफ देखिए, 1 2 3 4। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है ना। थैंक यू। तो इसी के बारे में शायद मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था कि हमेशा उस वीक पॉइंट को पकड़ के अगर हम उस पर बात करें, है ना, वो प्राइस की बात हो रही है, उससे कम में भी मिल रहा है, लेकिन वो उसको बता क्या रहा है, वो देखो पेड़ देखो 1 2 3 4, ठीक है। सो हमारे को वीक पॉइंट या बुल साइज जो कहते हैं ना, उस पर हिट करना हमें सीखना चाहिए। सो थैंक यू नेहा। और नेहा ने आज बहुत अच्छा एक वीडियो भी बनाया है और मेरे को भेजा थैंक है, यू भैया। बहुत ही बढ़िया बनाया। तो नेहा आप ग्रुप में भी भेजिए, है ना। जी सो जरूर। शायद है ना, ये जो हमने जेहाद चालू किया है वीडियो बनाने का, इसमें काफी सारे लोग अपने को परिष्कृत कर पाएंगे। सो नेहा आप ग्रुप में भेजिए, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया हुआ है। जी भैया जरूर, थैंक यू। सो नेक्स्ट रीड करने के लिए कौन रीड करना चाहेगा आप में से? मैं करूँ सर? किशोर। हाँ जी, मैं किशोर जी कर दीजिए।
कहाँ से? हर बार जब मैं हाँ जी। हर बार जब मैं कीमत की बात करता था, वो पेड़ गिनना चालू कर देता था। उसने मुझे 18 पेड़ बेच दिए और साथ में वह घर भी। यही सेल्समैनशिप है। उसने सुना जब तक कि उसने यह नहीं जान लिया कि मैं क्या चाहता था, और फिर उसने मेरी मनचाही चीज़ मुझे बेच दी। मैं कई सेल से सिर्फ इसलिए असफल होकर लौट आया, क्योंकि मैंने अपने ग्राहक को यह अवसर दिया था कि वह मुझसे रॉबिनहुड के खलियान का चक्कर लगवाए, और मैंने उसके उठाए सारे सवालों के पूरे जवाब देने की कोशिश की। तभी टेलीफोन बजता है और वह आदमी कहता था, मैं इस बारे में कुछ समय तक कुछ नहीं करना चाहता। धीरे-धीरे गलतियाँ करके मैंने यह सीखा कि मुझे उसकी हर बात से तब तक सहमत होना चाहिए, जब तक कि मैं वह असली कारण न जान लूँ, जिसकी वजह से वह सामान नहीं खरीद रहा है। कई संभावित ग्राहक आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगले 2 अध्यायों में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह मैं 2 आसान छोटे सवालों के प्रयोग के द्वारा यह तय करता हूँ कि क्या यह आपत्ति वास्तविक है, और मैंने यह तरीका भी जान लिया है, जो इस छुपे हुए कारण को बाहर निकालने में प्रभावी सिद्ध होता है। संक्षेप में, पहला है, सेल्स में प्रमुख समस्या यह है, मूलभूत आवश्यकता या रुचि की मुख्य बिंदु का पता लगाना और फिर इसी पे जुटे रहना। So this is all in this chapter, इतना ही है। तो किशोर, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपके लर्निंग को? यस सर। यहाँ वो जो बताया गया है कि उनकी ज़रूरत क्या थी, वही पॉइंट को पकड़ा, उस पे उन्होंने काम किया और उसको उन्होंने घर के साथ उन्होंने पेड़ भी बेच दिया। और साथ में यहाँ बताया गया है कि बहुत से ऐसे सेल्स उसमें होते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं पहचानते, इसलिए वो सफल होते हैं। बस सर, इतना ही मेरा। बिल्कुल, किशोर जी के लिए जबरदस्त तालियां। तो इसमें घर के साथ पेड़ नहीं बेचा, पेड़ के साथ घर पेड़ के बेचा। साथ घर बेचा, सॉरी। उल्टा मतलब हो वो गया। घर खरीदना चाहता था, घर उसको फ्री दे दिया, उसको पेड़ बेच दिए। और यस ऐसा ही सर। एक किस्सा है ना, मेरा और सुप्रिया के साथ हुआ था। कई साल पहले की बात है, एक्सिस बैंक में हम गए थे। ऐसा हेल्थ बैंड है ना, नए नए आए थे तभी। हाँ हाँ। मैंने किसी के हाथ में देखा था, और वो बोला कि वो एक्सिस बैंक से हम लोग जब करते हैं ना, तो उसमें गोकी का था, गोकी करके ब्रांड का, तो उसमें पॉइंट भी बनते हैं ये वो। तो मैंने एक दिन सुप्रिया को बोला कि चलो हम लोग वो देखते हैं क्या है। तो बात तो थी कि भाई 10,000 का एक अकाउंट खोल लेंगे, वो मिल जाएगा, है ना। और उसने हमें इतना बताया, उसने सुना हम लोग को, और हम वहाँ पे 2 लाख रुपए का अकाउंट खोल के आ गए थे। ठीक है। सो आज भी हमारा है वहाँ पे अकाउंट। तो अगर हम सुनते हैं ना, तो काफी कुछ बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है, ये हमारा 3 पेज का है। चाहे तो हम इसको आज कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। समय कर है हमारे लीजिए, पास, है समय। समय है ना। तो यस। लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को भी। और हम लोग शुरुआत कराते हैं हर्षद जगताप जी से। हर्षद जी, रीड कीजिएगा। हाँ, ये मैं जाना कि सेलिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है क्यों। मेरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे शक्तिशाली शब्द व्हाई यानी क्यों, परंतु यह जानने में मुझे बहुत समय लगा और मैं वर्षों तक मूर्खता करने के बाद यही जान पाया। सर 1 मिनट में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं, किसी को और को दीजिए मौका। ठीक है, आप देख लो। थैंक यू हर्षद जी। हम लोग अभी मित्रा जी से पढ़ा लेते हैं। मित्रा जी, रीड कीजिएगा। थैंक यू सर। मेरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे शक्तिशाली शब्द है व्हाई यानी क्यों, परंतु ये जानने में मुझे बहुत समय लगा और मैं वर्षों तक मूर्खता करने के बाद भी ये जान पाया। इस एक शब्द के प्रश्न के महत्व को जानने से पहले जब भी कोई आदमी आपत्ति उठाता था तो मैं तत्काल उस मुद्दे पर उस आदमी से बहस करने लगता था। एक दिन जब मेरे एक दोस्त ने मुझे टेलीफोन किया
और मुझे लंच के लिए आमंत्रित किया, तब मुझे इस चमत्कारी शब्द की शक्ति का एहसास हुआ। मेरे दोस्त का नाम जेम्स सी वॉकर है, जो फिलाडेल्फिया की एफ एंड लुजर्न स्टेट्स में स्थित गिब्स वॉकर लंबन कंपनी के प्रेसिडेंट और मुख्य स्वामी हैं। जब हमने लंच का ऑर्डर दिया तो जिम ने कहा, फ्रैंक, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। हाल ही में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक स्टैग पार्टी मनाने के लिए स्काईलैंड वर्जीनिया गया। हम सभी रात को एक बड़े कमरे के केबिन में खटिया पर सोए। पहली रात को आप जानते हैं क्या हुआ? एक के बाद एक सभी लोग सो गए और अंत में केवल मैं ही बचा था, जो बोले जा रहा था। हर बार जब मैं चुप होता था तो मेरे पास वाला आदमी कहने लगता था, क्यों जिम, क्यों? और मैं मूर्खों की तरह अधिक विस्तार में चला जाता था और बोलता रहता था, जब तक कि वो खर्राटे नहीं लेने लगा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितनी देर तक बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा मित्रा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। ये क्यों शब्द है ना, बहुत जबरदस्त है। और उससे क्या हुआ ये भी हमने देखा, बहुत ही बढ़िया सा एक वाकया है कि क्यों से क्या हो सकता है। और एक्चुअली क्यों है ना केवल किसी से पूछना, और अपने आप से पूछना भी बहुत जरूरी। जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करने के सोचते हैं, तो क्यों अपने से जरूर पूछना चाहिए, क्यों, है ना। तो चलिए आगे सुनते हैं, और मित्रा जी के लिए जबरदस्त तालियां। मित्रा जी ने आज सुबह बहुत ही अच्छा होस्टिंग भी किया था, तो शायद आज उनका दिन बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, सुखदेव जी से काफी दिन से नहीं सुना है। सुखदेव जी, आप शुरू कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम। हम दोनों ही बुरी तरह हंसने लगे। तभी जिम ने कहा, मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि यही तो वह तरीका है जिसके कारण मैं अपना पहला जीवन बीमा खरीदा। मैं नहीं जानता था कि आपको यह मालूम है या नहीं कि आपने क्या किया था। फ्रैंक, जब आप मुझसे पहली बार मिले तो मैंने आपको वही बताया जो मैं अपने आप से मिलने वाले हर बीमा सेल्समैन को बताता हूँ। मैं जीवन बीमा में विश्वास नहीं करता। लंबी बहस में उलझने की बजाय जैसा दूसरे सेल्समैन करते हैं, आपने केवल इतना ही पूछा, क्यों? जब मैंने इस क्यों का जवाब दिया तो आपने मुझे बार बार क्यों मिस्टर वॉकर कहकर मुझसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने जितनी बातें की उतना ही मुझे यह एहसास हुआ कि मैं गलती पर था। आखिरकार मैंने खुद को यह विश्वास दिला ही दिया कि मैं गलती पर था। आपने मुझे नहीं बेचा, मैंने खुद को बेचा। परंतु मैं नहीं जानता था कि ऐसा किस तरह हुआ जब तक कि स्काईलैंड वाली उस घटना में मैंने इतना ज्यादा नहीं बोला। अब फ्रैंक, इस कहानी का प्रभाव यह पड़ा, जब मैं लौट कर आया उसके बाद से मैंने अपने ऑफिस में बैठकर ज्यादा लंबर बेचा है, और वह भी टेलीफोन पर, सिर्फ यह सवाल पूछकर, क्यों? इसलिए अगर आप यह बात न जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरी पहली पॉलिसी किस तरह से बेची थी। तो थैंक यू सुखदेव जी, वंडरफुल रीडिंग। तो आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर, उसमें यही बताया कि क्यों के बारे में वो क्यों पूछता था। जब भी आप, वो खुद ही कह देता था कि मैं भी जैसे ये बीमा पॉलिसी बेचता था, कहता मैं ये लेना पसंद नहीं करता, तो वो खुद ही दूसरा आंसर देता, क्यों आप ये क्यों नहीं पसंद करते। तो फिर वो उसको बताना शुरू कर देता था कि आखिरकार उसको विश्वास दिला देता था। तो वो कहता कि आपने जो मेरे को जो बीमा पॉलिसी बेची थी वो भी इसी प्रकार ही, पहली जो बीमा पॉलिसी बेची गई थी वो भी ऐसे ही बेची गई थी, क्यों को लेकर। तो फिर वो धीरे धीरे टेलीफोन पे भी वो ज्यादा सवाल पूछकर क्यों से रिलेटेड ही सवाल पूछता था, और उससे वो आगे अपना वो बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां, और एक अच्छा गाने की याद दिला दी, जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों, है ना। जी सर। तो सच में जाने क्यों, है ना। कोई भी कुछ हमसे कहता है तो जाने क्यों। चलिए, बहुत अच्छा है सुखदेव जी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनिका जी, आप रीड कीजिएगा। इस पे किताब भी तो बनी है, व्हाई। यस, नो व्हाई, उसमें इट्स अ वेरी फेमस बुक। यस श्योर। के लिए बहुत अच्छी। हाँ जी,
जिम वॉकर फिलाडेल्फिया के सबसे सफल नंबरमैनों में से एक थे और व्यस्त आदमी थे। मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि उन्होंने मुझे अलग ले जाकर इस बात का एहसास करवाया कि इस छोटे से शब्द क्यों में कितनी शक्ति छुपी हुई है। इससे पहले मैं इसकी शक्ति को पहचान नहीं सका था। मैं हैरान हूं कि ज्यादातर सेल्समैन इसका प्रयोग करने में डरते हैं। मैंने ये कहानी कई साल पहले हमारे लेक्चर कोर्सेज में सुनाई। इसके बाद देश भर के कई सेल्समैन और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह उन्होंने अगले ही दिन से क्यों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और उन्हें इससे किस तरह से प्रसिद्धि मिली। आइए हम केवल एक उदाहरण लें। टेम्पा, फ्लोरिडा में एक मशीनरी सेल्स पर एक रात हमारी सर ऊपर कीजिए। किस तरह से उन्होंने अगले ही दिन से मैंने ये कहानी कई साल पहले हमारे लेक्चर कोर्सेज में सुनाई। इसके बाद देश भर के कई सेल्समैन और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह उन्होंने अगले ही दिन से क्यों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और उन्हें इससे किस तरह मदद मिली। आइए हम केवल एक उदाहरण लें। टेम्पा, फ्लोरिडा में एक मशीनी सेल्स एजेंट एक रात हमारी क्लास में खड़ा हुआ और उसने कहा, जब मैंने पिछली रात को मिस्टर वेटगर को क्यों के बारे में कहते सुना तो मैंने सोचा कि मुझे इसका प्रयोग करने में डर लगेगा। परंतु आज सुबह एक आदमी हमारे ऑफिस में आया और उसने एक बड़ी मशीन की कीमत पूछी। मैंने उसे बताया कि यह $27,000 की थी। उसने कहा, यह मेरे हिसाब से बहुत महंगी है। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि उसने कहा, इससे तो हमारी कीमत की नहीं इससे तो हमारी कीमत ही नहीं निकलेगी। मैंने पूछा, क्यों? इस पर उसने मुझसे खुलकर पूछा, क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत वसूल हो पाएगी? क्यों नहीं? जिस भी आदमी ने इस मशीन को खरीदा है उसके लिए एक अद्भुत निवेश साबित हुई है। मैंने जवाब दिया, मैं इतनी महंगी मशीन नहीं खरीद सकता। उसने कहा, क्यों? मैंने पूछा। हर बार जब भी वह कोई आपत्ति उठाता था तब मैं उससे पूछता था क्यों। फिर वह अपने कारणों को विस्तार से बताता था। मैं उसे बोलने देता था। काफी देर बोलने के बाद उसे पता चला कि उसके द्वारा बताए गए कारण सही नहीं है, इसलिए उसने यह मशीन खरीद ली। यह उसके द्वारा की गई सबसे कम समय में की गई सेल्स में से एक थी। परंतु मैं जानता हूं कि मैंने उसे अपनी आम लंबी सेल्स चर्चा में ऐसा उलझाया तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। थैंक यू मोनिका जी, बहुत अच्छे से थैंक यू आपने सर। इस एग्जाम्पल को समझाया। थैंक यू मोनिका जी। तो क्यों थैंक यू का सर। फायदा हुआ है यहाँ पे मोनिका जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो आगे जानते हैं और आगे रीड करने के लिए नेक्स्ट प्रशांत जी आप पढ़ेंगे। यह भी सुने बराबर यहाँ से ना। हाँ, यह भी सुने स्वर्गीय मिल्टन यस हर्षे कभी सड़कों पर कैंडी की गाड़ी को धक्का मारा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने चॉकलेट बार से लाखों डॉलर कमाए। उनके विचार में क्यों इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह अजीब लगता है, लेकिन क्यों? तो यह इस तरह हुआ। मिल्टन एस हर्शे 40 साल की उम्र में पहले ही 3 बार असफल हो चुके थे। क्यों? उन्होंने खुद से पूछा, बाकी लोग क्यों सफल होते हैं और मैं क्यों असफल होता हूँ? अपने आप से बहुत से सवाल पूछने के बाद उनकी जवाब की खोज एक कारण पर आकर अटक गई। मैं बिना सारे तथ्यों को आगे जाने से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद से 88 साल की उम्र में उनकी मृत्यु तक उन्होंने पूरा जीवन क्यों पूछने की फिलॉसफी के प्रति समर्पित कर दिया। अगर कोई उनसे कहता था ऐसा नहीं किया जा सकता मिस्टर हर्शे, तो वो कहते थे क्यों नहीं, और वे तब तक क्यों पूछते रहे जब तक कि उन्हें सारे कारण पता न चल जाए। फिर वे कहते थे अब हम में से किसी को जवाब ढूंढना होगा। इसमें क्यों का मतलब इतना अच्छी तरह से बताया है कि व्हाई। अगर हमें अपनी ऑब्जेक्ट या टारगेट या कुछ ढूंढना है, अगर समझो तय भी किया है, किसी ने कुछ गोल अगर तय किया है, समझो लाइक आई हैव डिसाइडेड टू
अचीव द टारगेट ऑफ 30 लाख बिजनेस। तो क्यों? दिस इज एक्चुअली आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। उसके आगे जो जवाब आएगा उसके लिए क्यों, उसके लिए क्यों, उसके लिए क्यों, जब तक मैं ढूंढूंगा नहीं तब तक मुझे मेरा इंटरनल सेटिस्फाइड आंसर जो मेरी सबकॉन्शियस माइंड से मिलेगा वो उस क्यों के कारण ही मिलेगा। उतना ही नहीं, अगर कोई हमसे कम्युनिकेट करता है तो उसको भी अगर कुछ वो हाँ या ना कुछ कहता है तो उसको भी आप क्यों पूछे ही, जरूर पूछे व्हाई। और अगर उसका वो जवाब नहीं देता तो उसके लिए आप नाराज मत हो जाए, वो नाराज हो गए तो चलेगा, लेकिन आप अपना क्यों का पूछना मत छोड़िए। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी, वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अभी हम नेहा जी से सुनते हैं। नेहा जी आप आगे रीड कीजिएगा। यस सर। हाँ जी। कहाँ से रीड करना है? तो क्या से? हाँ तो क्या? तो क्या यही न्यूयॉर्क के जे एलियट हॉल ने नहीं खोजा था कि उनके साथ सेलिंग में क्या चीज गड़बड़ हो रही थी? वे बिना सारे तथ्यों को जाने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे जो बड़ा सबक सीखा यह उसका एक अंश था। अगले अध्याय में मैंने 2 वास्तविक इंटरव्यूज का प्रयोग किया है और यह दिखाया है कि क्यों ने किस तरह तथ्यों को जानने में मेरी मदद की है। साथ ही यह भी बताया है कि एक और आसान से छोटे वाक्यांश के साथ मैं किस तरह तथ्यों का प्रयोग करता हूँ ताकि मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिल सके। तो थैंक यू नेहा जी फॉर कंप्लीटिंग दिस। आज आपने सुबह छक्का भी मारा है, स्टार्ट भी की और आज बुक रीडिंग को आपने समाप्त भी किया है, तो नेहा जी के लिए जबरदस्त तालियां। और कल हम पढ़ेंगे कुछ बढ़िया चीजें। कल क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। क्यों, मतलब किस तरह की छिपी हुई आपत्ति को खोजते हैं, ठीक है। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके अगले दिन जादुई सेलिंग की भुला दी गई कला, जो 2 इंटरव्यूज की बात कर रहे थे, तो इसको हम लोग अगले 2 दिनों तक सीखेंगे। आज की बुक रीडिंग को यहाँ थोड़ा सा विराम देते हैं। समय हो गया है 11:04। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने कैलेंडर को निकालें और लिखना शुरू करें। और साथ में हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं देवांशु जी को। देवांशु जी अगर आप हैं तो आइए और यस भगवत ज्ञान दीजिए। यस 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 यस। वो श्लोक शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी कर दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल का एक छोटा सा रिव्यू बताती हूँ कहाँ पर क्लोज किया था कि कैसे दुर्योधन को अपनी सेना को लेकर इतना घमंड था और वो बोलता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब युद्ध में मुझे जिता सकते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, और सामने वाली सेना को वो एकदम तुच्छ समझने लग जाता है। तो ये जो उसका जो घमंड बोलता है, तो उस पर से फिर अभी आगे का श्लोक मैं बताती हूँ। अपर्याप्तं तत्स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। मतलब हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। मतलब उसके पास भीष्म पितामह रहते हैं, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ जीती जाऊंगा, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मतलब पांडवों के पास भीम जैसा शक्तिशाली आदमी को रहकर भी वो सामने वाली सेना को बहुत मतलब वीक समझ रहे हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दी। मतलब मैं डिटेल में बताती हूँ।
दोनों सेनाओं को इस वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहते थे कि दोनों जगह अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें। मतलब वो भीष्म पितामह को हर तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहते थे, क्योंकि सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट था उनकी टीम में वो थे भीष्म पितामह। तो कहने का मतलब ये है कि युद्ध में आप सबसे ज्यादा उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि दुर्योधन और उनकी सेना के लिए भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह के हारने का मतलब युद्ध का हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब युद्ध का हार, उनके बचे रहने का मतलब आप हार नहीं सकते। मतलब अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को जब तक बचा कर रख सकते हो आप तब तक बचा कर रखिए। ये दुर्योधन का मेन मोटिव था। तो इसके आगे का भी एक श्लोक पढ़ लूं क्या, कि आगे कल करेंगे? जैसा आप उचित समझे। अभी कल से युद्ध स्टार्ट होने वाला है। मतलब ये जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। कि वो शंख की गर्जना करते हैं और कैसे सामने वाली सेना को वो चुनौती देते हैं शंख बजा के। तो कल बताऊं कि आज बताऊं, जैसे आप लोग बोलोगे। चलो कल ही बजाते हैं, कल ताली बजाएंगे। चलिए ठीक है। ताली। ठीक है। थैंक यू। तो देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां। वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो भी आपकी चोटी क्या कर दिया मैंने नहीं। तो चलिए अभी हमारा बुक रीडिंग का अगर कुछ किसी का कुछ लर्निंग है उसको शेयर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि सब लोग अपने कैलेंडर को लिख रहे होंगे या लिख भी लिया होगा। तो किसी का अगर कुछ सवाल है तो उसको ले लेते हैं, या किसी का कुछ सजेशन है उसको ले लेते हैं, और साथ में कुछ लर्निंग्स ले लेते हैं, सॉरी शेयरिंग्स ले लेते हैं, कुछ अच्छा हुआ हो। नेहा आप तो बोल ही सकते हो ना, आज पहली बार वीडियो बनाया है। हाँ, आज मैंने पहली बार वीडियो बनाया, तो ये आज अच्छा काम किया मैंने। एक्चुअली आज से स्टार्ट किया, अब मैं डेली ही बनाऊंगी। पर नेहा पहले भी तो तुमने वीडियो पोस्ट किया ही है ना? वो तो बहुत पहले एक बनाया था, द मैजिक वाले बुक पे। हाँ, द मैजिक बुक पे। ये एक्चुअली मैं बुक स्टार्ट की हूँ तो उसकी लर्निंग से ये वीडियो स्टार्ट की हूँ बनाना। अच्छा। ये 2022 का पहला वीडियो है। तो नेहा जी के लिए बजेगी जबरदस्त तालियां 2022 में। और मेरा ना एक सजेशन था वैसे, जो भी वीडियोस बना रहे हैं, कि कुछ वीडियो ना आप जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स भी होते हैं या आप कुछ डेली लर्न करते हैं, लर्न करना इन द सेंस जैसे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस पे भी छोटी मोटी जो आपके साथ घटना होती है उसके का भी वीडियो बनाएंगे ना तो वो भी काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि वो खुद के उससे निकल के बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ज्यादातर मोस्टली वीडियो हम या तो कहीं से पढ़ के या फिर किसी का सुन के या वैसे बनाते हैं। तो अब अगर आप वैसा बनाओगे तो और भी। अजय जी हंसिए मत आप। मैं बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेके वीडियो बनाओगे तो और भी अच्छा बनेगा। नहीं, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रख रहे हैं। स्टोरी टेलिंग बोलते हैं इसको। स्टोरी टेलिंग जो आपके साथ घटा है ना, तो बुक में भी पढ़ा है कि फ्रैंक बेटगर ने वही बताया था जो उसने कर रहा था। इंश्योरेंस में जो उसने सेल्स में सीखा था उसी के लिए उसने दिया, तो वो बहुत अच्छे से बोल पाया। तो इसलिए हंस रहा था कि मैं आपका एक वैलिड रीजन है। हाँ, तो मतलब ये मेरा खुद का एक मतलब एक्सपीरियंस मतलब मैं शेयर कर रही हूँ कि मोस्टली ना वैसा वीडियो बनाओ तो वो अंदर से जो आवाज निकलती ना तो एकदम फ्लुएंटली अपन बोल भी पाते हैं और वीडियो पे थोड़ा अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक यू देवांशु जी सभी की तरफ से। थैंक यू सो मच मेरी बातों को मानने के लिए और सुनने के लिए, मेरे सजेशंस को। हमने इस बुक से अभी यही सीखा है। हाँ बोलो हर्षद। ये 2-3 दिन से मैं कुछ वो वीडियो के रिगार्डिंग कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो अजय जी को जरा एडजस्ट करने को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सभी को रिक्वेस्ट मैं कर लिया है सोल्यूशन, वो हो गया, हो जाएगा आज या कल में मैं ट्रैक करके स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूँ। हाँ, तो मैं एक्चुअली मेरी तरफ से थोड़ा कम मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। कोई बात नहीं, हम सब और दूसरा काम करेंगे।
एक Yes, पर्सन yes, ने ली और है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो शेयर करेंगे जल्दी। मतलब डेलीगेशन ऑफ वर्क आ गए हमें हमारे पास। मैंने तुमको डेलीगेशन दिया था, वो काम कर नहीं पाया तो किसी और ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है अभी। नहीं, मैं वही तो मैं आपको यही बोल रहा था कि 1-2 दिन से मैं मतलब निग्लेक्ट कर मतलब इग्नोर हो रहा था मेरे से, नहीं जरा नहीं टाइम में एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था, तो मैं कोई बात करूंगा मंडे से, मतलब कल से करूंगा। तो कोई यही बात जरा 2-3 दिन एडजस्ट किया तो थैंक यू बोलना था। कोई बात नहीं। और दूसरा एक्चुअली चैलेंज मैंने दिया था तो मेरे को ही ट्रैक करना था, बट मैं भी नहीं कर पाया। चलो करते हैं, कोई बात ठीक है। और लोगों को जगाया आपने, बहुत हो गया, बहुत जनों ने पहली बार वीडियो डाला, वो भी तो बड़ी बात है। पॉजिटिव सोचा है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू चलो ग्रेट, थैंक यू अर्शद। सुनीता जी कुछ कह रही हैं, उनसे सुनते हैं हम लोग। ओके, मैं सबसे यही एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि क्या हम सभी 19-20 वीडियोस रोज देख पाते हैं, और क्या हम इस प्लेटफॉर्म पे जब हम इस टाइम डिस्कस करते हैं केवल अपनी एक लाइन से ये बोलें कि आज मैंने फॉर्मेलिटी पे वीडियो बनाया, या सिंपल जी बोले आज मैंने इस पे बनाया। सो व्हाटएवर दैट इंटरेस्ट्स अस मोर, also we can go back to it and not miss it. It's just a suggestion, and my question still remains कि हम क्या सारे videos देख पाते हैं? No. No. The honest I am talking about that I have from last 2-3 days I have seen few videos, but not all. But by tomorrow I will see all the videos because it's my challenge and I want to see all the videos. So I haven't seen, honestly, if I talk about myself, I haven't seen all the videos. Few videos I have seen, but not all. So यहाँ पे मेरे को देवांशु का वो भी बहुत अच्छा लगा आइडिया कि मैंने तो खैर अभी तक अपने एक्सपीरियंस से ही बोला है जो बोला है, लेकिन अगर सब सिर्फ एक लाइन में, आज मैंने जैसे कुमार जी बोले आज मैंने सेल्स पे कोई एक अच्छा टिप दिया, then you know we are going to run towards it. I'm just saying कि नेहा जी बोले मैंने आज एक पेरेंटिंग के मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी बोले कि अगर बोला है, सो उससे क्या होगा कि हम एक तो हमारी एक रिवीजन हो जाती है और उस पे हम नैरो डाउन कर पाएंगे, एबल टू से। दैट्स इट। बिल्कुल, थैंक यू सुनीता जी, है ना। और इसके लिए भी एक काम कर रहे हैं हम लोग, फेसबुक का पेज बनाना है जो कल कर रहे हैं। संडे बीइंग वन ऑफ द, मतलब मेरा संडे ही बहुत बिजी होता है, बाकी दिन तो मैं खाली रहता हूँ, तो आज संडे नहीं मिला समय। मतलब आपको एवरीडे संडे है, सिर्फ संडे को वर्किंग संडे को छोड़ के सब संडे एवरीडे इज संडे एंड संडे को वर्किंग डे। He has got 6 Sundays. Facebook page कल by tomorrow it will be ready. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाहे मैं चाहे कुमार सर, कोई भी, तो कल तक हमारा लर्न का फेसबुक पेज रेडी हो जाना चाहिए कि हम सारे वीडियोस पे ही डालें, क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है व्हाट्सएप पे कि लोग, मैंने देखा कुछ 4-5 छोड़ भी गए हैं ग्रुप। वो मैं अपना नया फोन में ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, लेकिन एवरी डे, और मैं यूजुअली सोचती हूँ कि रात के समय करूँ ताकि नहीं आएंगे, बट मेरी रात आपकी दिन है तो उसमें मैक्सिमम आते हैं, तो वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। ट्वाइस आई फेल्ड बिकॉज इट सेज 4.5 hours टू ट्रांसफर डेटा, एंड देन आई हैड टू ऑर्डर अनदर केबल बिकॉज मेरा तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था मोबाइल दैट मच ऑफ टाइम एंड डेटा। So yeah, that will be nice. मैं और 1-2 दिन रुक के फिर अपना ट्रांसफर करूंगी। बिल्कुल। सिंपल दीदी भी कुछ कहना चाह रही है तो उनसे भी सुन लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया उन्होंने, आज मैं देखा वो। नहीं, मैं जब संडे का बात हो रहा था ना, तो आई वाज सेइंग कि कुमार जी के पास 6 संडे हैं, संडे और 1 मंडे, ये 1 मंडे एंड ऑल संडेज। वही बोल रही थी। और एक फनी फैक्ट बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं वो मोस्टली संडे में 50% संडे मंडे में ही होते हैं। मंडे को होते हैं, वर्किंग डे रहता है ना। वीक का चालू रहता है, वीक का स्टार्ट रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मंडे जिसको जब हार्ट अटैक आना रहता है। नहीं वो सही बोल रहा है। दैट इज स्टडी, ये स्टडी हुआ था कि, और रियल स्टडी है कि जो ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं वो मंडे को ही होते हैं। मंडे मॉर्निंग वो भी है ना, मंडे मॉर्निंग को। आज बॉस को क्या चेहरा दिखाऊंगा।
क्योंकि संडे को बहुत आराम से आलू पूरी खाया होता है। नहीं वीकेंड का पार्टी हुआ होता ना, फिर अचानक से वर्किंग मोड पे जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा झटका लगता है दिल को। तो स्विच नहीं होते, रिबूट करना पड़ता है बार बार। कॉर्पोरेट में स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ता है, कभी कभी स्विच ऑन ही नहीं होता, ऑफ ही रह जाता है। वो क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इनर्शिया हो जाता है, इनर्शिया। It has to get back into the motion after 2 days. Yes, exactly. So उसका मेन रीजन जो है ना, क्या होता है कि मंडे को सबसे ज्यादा रिव्यूज होते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते का रिव्यू होता है ना, और फिर उसके बाद में जब रिव्यू होता है तो जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं उनको पता है कि कैसे परेड होती है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन जिसका आंसर्स नहीं होता है। बीपी बढ़ जाता है, लोगों का बीपी बढ़ जाता है। मीटिंग होती है ना जब रूम पे, मीटिंग रूम पे, तब लोगों का बीपी बढ़ जाता है कि आप क्या बोले, बहुत सारा आप क्या होगा। लेकिन मंडे लंच के बाद में ना लोग सबसे ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि जो होना था हो गया। अब 4.5 दिन तो कुछ तो करेंगे। अरे डबल टारगेट भी मिल जाता है लेकिन। अरे वो तो क्या है, वो मंडे का पहला हाफ निकल जाए ना, फिर बाकी तो 4.5 दिन तो निकालने हैं, फिर बाद में फिर अगला मंडे। और सबसे ज्यादा प्रेशर वाला पीरियड रहता है जनवरी, फरवरी, मार्च में टारगेट रहता है ना, मतलब क्लोजिंग रहता है, तब देखो पूरा दिन रात 2-2 शिफ्ट में लोग काम करते हैं। चलिए, और किसी का कुछ बढ़िया शेयरिंग है तो ले लेते हैं। नेहा जी ने आज ना एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है सभी कम्युनिटी वालों को, तो उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया पेरेंटिंग वाले कोर्स के लिए। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, नेहा गर्ग जी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो 2 नेहा है ना, तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड है, ठीक है, चलो जी। तो हम लोग भी करने जा रहे हैं ना, सुप्रिया और मैं भी, हम लोग भी पेरेंट है तो कुछ बढ़िया सीख ही लेंगे। वो देखो टाइमिंग डिसाइड किया क्या? हाँ नेहा जिसका कोर्स है वही नहीं है। इसमें क्या सिखाएंगे पेरेंटिंग वाले में? हाँ जी, नेहा जी की एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत डाउन थी ना, 2 दिन उन्होंने कल और आज सुबह बहुत अच्छा सेशन लिया, तो एनर्जी तो आपको होना चाहिए 2 सेशन लेके। कल से तबीयत ठीक हो जाएगा, सारे एनरोलमेंट हो जाएंगे ना। हमारा कल से वर्कशॉप होने वाला है, वो हमने टाइम पर्सनलाइज रखा है, क्योंकि जो वर्किंग वाले हैं उनके लिए अर्ली मॉर्निंग रखा है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में वो अटेंड कर सकते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर जैसे हाउसवाइफ है, वो शाम को 4 से 5 के बीच में कर सकती है, क्योंकि मोस्टली उसी समय जो है बच्चों के ट्यूशन जाने का समय होता है, तो वो फ्री होती हैं। और बाकी अगर किसी का फिर भी अगर कोई टाइम का इशू रहता है, तो वो बात करके फिर मैं उसका जो है अलग से 1-on-1 सेशन भी कर सकती हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। पर ये है कि अगर मतलब सब लोग साथ में अगर अटेंड करते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और इस वर्कशॉप में हम वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करवाएंगे जो हम एक्चुअल में आज तक सुनते आ रहे हैं। पेरेंट्स के लिए आज तक कितनी सारी वीडियो बनी है, इतना सारा डाटा अवेलेबल है कि आप ये कीजिए, पर इम्प्लीमेंट कहाँ हो पाता है इतनी चीजें। मैं भी पिछले 1-1.5 साल से विजन बोर्ड बनाने के बारे में सोच ही रही थी, आज बनाऊंगी, पर एक दिन के वर्कशॉप में बन गया मेरा। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये स्टार्ट है एंड होप इसके रिजल्ट अच्छे आए। तो सब लोग इनवाइटेड हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेहा जी एक पूछना था, ऑल द बेस्ट। हस्बैंड्स के लिए कौन सा टाइम ठीक रहेगा? जिस समय आपको घर का करना हो। ठीक है जी। जो बैचलर है वो लेफ्ट कर सकते हैं। मैं बोलने वाला था, हम बैचलर्स के लिए भी कोई कोर्स बनाइए। हाँ, बैचलर्स के लिए है ना। हाउ टू फाइंड अ गर्लफ्रेंड। नहीं, उसमें फिर एक ही जेंडर मेरी मुंह की बात छीन ली अजय जी। नहीं तो आजकल दूसरा कोर्स बनाना पड़ेगा कि कैसे गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना है।
शादी.com खोलना पड़ेगा फिर तो। ये सेकंड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि गर्लफ्रेंड से छुटकारा कैसे पाना है। ये एक्चुअली उसने बैचलर्स के लिए तो फ्यूचर लर्निंग है ही है, बैचलर्स के क्यों नहीं सीखेंगे, वो सीखेंगे तो दे विल बी प्रिपेयर्ड। जैसे लड़कियां लोग शादी से पहले खाना बनाना सीखती हैं, घर संजोना सीखती हैं, तो व्हाई नॉट इवन द बॉयज कैन डू इट। सुनीता जी, वो लड़कियां ही है जो कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। लड़के पेरेंट्स बनने के बाद भी पेरेंटिंग नहीं सीखते। तो यहाँ एक क्या सीखेंगे? नई चीज सीखे ना। नो आई एम नॉट एग्री विद यू। ऐसा नहीं है। अभिमन्यु को किसने सिखाया? इस टाइम में सब इक्वल हो चुका है जी, लड़के लड़कियों का काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी थैंकफुली इंडिया में भी बहुत चेंज है। अच्छा। एंड जैसे उन्होंने होम हस्बैंड या जो भी बोला, वो एक टर्म जो है अभी बहुत पॉपुलर है और सब बराबर काम करते हैं। दी ओनली थिंग वाज कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, मेरे अपने से जो ओल्डर जनरेशन है, I'll share one little incident that my husband works quite a bit and he's quite a domestic person and he loves वो सुबह की चाय अक्सर मेन फोक बनाते हैं, तो और चाय अक्सर वही बनाया करते थे। लेकिन जब मेरी मदर इन लॉ आती, then he would not want to make। तो मुझे समझ आ गया कि वो शायद इस डर से, जो इंसान रोज चाय बनाता है और आज क्यों हिचक रहे हैं, तो मेरे को समझ आ गया कि अपने मदर के सामने वो नहीं बनाना चाहते। कहीं ना कहीं उनके मन में ये आता है कि व्हाई इज ही वर्किंग बिकॉज द वुमन इज देयर। तो हमारी जो शुरू से प्रथा ये है कि घर की बहू ही काम करे, वो नहीं हटती थी, इसलिए उन्होंने उनके सामने काम करना नहीं ठीक समझा। लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड my generation understands that husband and wife must work equally and they also should pursue what, क्योंकि हम आज अपनी बेटियों को भी तो पढ़ाते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि उनको हम क्यों पढ़ा रहे हैं if they won't be allowed to carry out their own careers later। तो ये एक हमारे से ही चेंज होना पड़ेगा। I being a mother-in-law, I would first start that कि दोनों बच्चे मेरे अगर काम पे जाते हैं, बेटा और बहू, तो पीछे से मुझे ही उनके लिए बराबर का काम करना है। आई डोंट हैव टू एक्सपेक्ट माय डॉटर इन लॉ टू कम एंड कुक एवरीथिंग। आज भी बहुत घरों में ऐसा है कि वाइफ्स जो है वो दो चीज संभालती हैं, ऑफिस में भी पूरा काम, नो नेग्लिजेंस इज एक्सेप्टेड, और घर में भी पूरा खाना बनाए फिर सबको सर्व करे। सो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी हमें लानी ही पड़ेगी टुवर्ड्स पीपल अराउंड अस, बी इट मैन बी इट वुमन, बोथ। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बोला। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे, है ना, सीखते हैं। तो आप में से जो लोग भी है ना शेयर मार्केट को सीखना चाह रहे हैं ना, तो मेरे को 1-to-1 आप एक मैसेज डालो। मेरे को तो समय नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को आज भी 2-3 लोगों ने उसके लिए कॉल किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग हैं ना। तो अपने ग्रुप में एक लड़का है, बुक रीडिंग में कभी कभी आता है, वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा सिखाता भी है, पर वो अब स्टॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने उससे बात की थी थोड़े दिन पहले, और वो सिखाने के लिए रेडी है। वैसे उसका फीस काफी ज्यादा होती है, 15-20 हजार होती है, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के लिए तो कुछ अच्छा कर देगा। तो मेरे को एक 1-to-1 आप लोग बताइएगा, तो मोस्टली सैटरडे को सेशन ले पाएगा 2-4 घंटे के लिए, है ना। जैसे अजमत ने भी आज बोला था, और भी किसी का तो कॉल आया था। तो मेरे को डेली हफ्ते में 4-5 लोग का आ रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं उसके हिसाब से ना उससे बात करके अरेंज करता हूँ, जिससे कि हम लोग एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में, है ना, तो स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा अच्छा नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छी और ये न्यूज़ है कि आज हमने जो रियल एस्टेट का हमारा सेशन किया था, आज भी हमारे 4+2 एडमिशन हो गए, है ना। तो थैंक यू आप सब लोगों को। कांग्रेचुलेशन सर। आज हर्षद भी वैसे आए थे हमारे सेशन में भटकते हुए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय, ग्रेट नाइट ऑल, गुड नाइट सर, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।